नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, कंकाल तंत्र। यह जो कंकाल तंत्र का टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से प्रति वर्ष 3 से लेके लगभग 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ देखिएगा, इस टॉपिक से लगभग 3 से लेके 4 प्रश्न हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से यह जो कंकाल तंत्र का टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी फैक्ट और पॉइंट को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। इसे आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, यह हमारे शरीर को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप याद देखिएगा, जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, यह हमारे शरीर को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ हमारे शरीर को निश्चित आकार भी यह कंकाल तंत्र प्रदान करता है। इसे आप याद देखिएगा, हमारे शरीर को गति देने में तथा हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देने में कंकाल तंत्र की सबसे अधिक भूमिका होती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो कंकाल तंत्र होता है, हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारा लीवर यानी कि यकृत हो गया, इसको भी रक्षा देता है। जिसे आप याद देखिएगा, जो हमारा कंकाल तंत्र है, यह हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हमारा यकृत हो गया, इन सभी को भी रक्षा प्रदान करता है हमारा कंकाल तंत्र। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ यह जो कंकाल तंत्र होता है, यह अस्थियों और उपास्थियों का एक ढांचा होता है। इसे आप याद रखिएगा, जो कंकाल तंत्र होता है, यह अस्थियों एवं उपास्थियों का एक ढांचा होता है। तथा यह जो कंकाल तंत्र होता है, यह पेशियों को जोड़ने का आधार भी प्रदान करता है। इसे आप याद रखिएगा, जो कंकाल तंत्र होता है, यह पेशियों को जुड़ने का आधार भी प्रदान करता है यह कंकाल तंत्र। तो इतनी सारी विशेषताएं होती हैं कंकाल तंत्र की, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने? तो कंकाल तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आता है? तो हमारा जो बाह्य कंकाल तंत्र है, इसमें हमारे बाल और नाखून आते हैं। आप याद देखिएगा, जो हमारा बाह्य कंकाल तंत्र होता है, इसमें बाल और नाखून आते हैं, जिसे आप याद रखिएगा। तथा नाखून का जो अगला हिस्सा होता है हमारा, वह मृत कोशिकाओं से बना होता है। आप याद देखिए, जो हमारे नाखून का अगला हिस्सा होता है, वह डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिकाओं से बना होता है। तथा इसमें जो रक्त का परिसंचरण यानी कि संचरण है, वह नहीं होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ये नाखून और बाल जो होते हैं, ये बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। इसके बाद जो हमारा अंतः कंकाल तंत्र होता है, इसमें हमारे शरीर के भीतरी अस्थि पंजर आते हैं। आप याद देखिए, हमारे शरीर के जो भीतरी अस्थि पंजर होते हैं, वे अंतः कंकाल तंत्र में आते हैं। यह अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। इसे आप याद रखिएगा। तो हमारा जो अंतः कंकाल तंत्र होता है, यह अस्थि यानी कि बोन्स और उपास्थियों का बना होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है, इसमें 206 अस्थियां होती हैं यानी कि बोन्स होते हैं, और कुछ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, 206 अस्थियों और कुछ उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। हमने बात कर ली बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में और अंतः कंकाल तंत्र के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे अस्थि यानी कि बोन्स के बारे में। तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है, एक वयस्क जो मनुष्य होता है, उसके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। इसे आप याद रखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हड्डियों का एक महत्वपूर्ण अवयव माना जाता है कैल्शियम फॉस्फेट को। तो इसे आप याद रखिएगा। जो हमारी अस्थि होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अवयव होता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो कैल्शियम फॉस्फेट शरीर मतलब हमारे अस्थि का एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। तथा यही हमारे
हड्डी को मजबूती भी प्रदान करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा कोलेजन प्रोटीन जो होता है अस्थि का लगभग 33% बनाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। हमारे अस्थि का लगभग जो 33% हिस्सा होता है वह कोलेजन प्रोटीन बनाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ उम्र के बढ़ने के साथ साथ अस्थि यानी कि बोन्स में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है, जो इसे अति भंगुर बनाती है। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान की, वैसे वैसे उसकी अस्थि यानी कि जो बोन्स होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है। इसके कारण जो अस्थियां होती हैं वृद्ध व्यक्तियों की अधिक भंगुर होने लगती हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा एक लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में आप याद रखिएगा, एक मोटी और लंबी अस्थियों के बीच में एक खोखली गुहा भी होती है जिसे हम मज्जा गुहा कहते हैं। तथा इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, तो इसे आप याद रखिएगा। जो खोखली गुहा होती है एक लंबी और एक मोटी अस्थियों के बीच में, इस खोखली गुहा में एक तरल पदार्थ प्रभावित होता है यानी कि तरल पदार्थ उपस्थित रहता है। उसी तरल पदार्थ को हम कहते हैं बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन डी, इसे आप याद रखिएगा। जो विटामिन डी होता है यह अस्थियों यानी कि बोन्स में सामान्य वृद्धि के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तथा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। यह सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर यानी कि जांग की हड्डी, और उसके बाद सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज यानी कि कान की हड्डी, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद अस्थि और अस्थि के जोड़ को कहा जाता है लिगामेंट्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ऐसे। जहाँ पे अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है यानी कि बोन्स प्लस बोन्स यानी कि बोन्स और बोन्स का जहाँ पे जोड़ होता है उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। वहीं केवल बोन्स और मसल्स यानी कि मांसपेशियां को जहाँ जोड़ होता है उसको हम कहते हैं टेंडन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आप देखिएगा। जहाँ पे हड्डियों और मांसपेशियों का जोड़ होता है उसको हम टेंडन कहते हैं, और जहाँ पे केवल अस्थि और अस्थि का जोड़ होता है उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा मानव कंकाल होता है यह इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है अक्षी कंकाल और एक होता है उपांगी कंकाल। अक्षी कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं और उपांगी कंकाल में टोटल 126 हड्डियाँ होती हैं, आप याद रखिएगा। अक्षी कंकाल को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और उपांगी कंकाल को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तथा यह जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है, हमारा अक्षी कंकाल होता है, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे इसमें पाया जाता है आपका स्कल यानी मानव खोपड़ी की हड्डियाँ इसमें आती हैं, मानव खोपड़ी की हड्डियों की संख्या 22 होती है। उसके बाद कशेरुक दंड आता है, इसमें कशेरुक दंड में आपका आता है गर्दन की हड्डी, वक्ष की हड्डी, कटी हड्डी, सैंक्रम और पुछिया से भी आते हैं आपके कशेरुक दंड में। उसके बाद उरोस्थी यानी कि स्टर्नम में एक हड्डी होती है और पसलियों में टोटल हमारे रिब्स में 24 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये सभी किसके भाग हैं, तो ये सभी अक्षी कंकाल के भाग होते हैं, तो यहाँ आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम उपांगी कंकाल की बात करें तो उपांगी कंकाल में आपकी मेखला में 6 हड्डियाँ होती हैं और पाद यानी कि लिम्ब में 120 हड्डियाँ होती हैं उपांगी कंकाल में। इसको हम डायग्राम की मदद समझेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन का डायग्राम है यानी कि अक्षी स्केलेटन का डायग्राम है, और यहाँ पे उपांगी स्केलेटन का डायग्राम है। तो अक्षी में हमने क्या पढ़ा था, हमारा स्कल आता है, हमारा कशेरुक दंड आता है, उसके बाद हमारी पसलियाँ आती हैं। तो ये सभी हमारे किस में आते हैं, तो ये सभी हमारे आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। और हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें आपका आ जाता है हमारी जो आर्म्स हो गई, हमारा शोल्डर हो गया, हमारा हैंड हो गया, हमारे लेग की जो हड्डियाँ होती हैं, हमारे फुट की जो हड्डियाँ होती हैं, सभी आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये दो भाग होते हैं किसके, तो मानव कंकाल के, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बाद कंकाल तंत्र में कुछ इंपॉर्टेंट रोग भी होते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट रोग है गठिया। तो जो गठिया होता है शरीर की अस्थियों के जोड़ों से संबंधित एक रोग होता है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर की त्वचा पर सूजन, लालिमा और दर्द होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। जो गठिया रोग होता है यह अस्थियों की जोड़ों से संबंधित रोग होता है। इस रोग में जोड़ों के ऊपर त्वचा का सूजन, लालिमा और दर्द होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। पैर के अंगूठे के संबंध में अगर गठिया रोग हो जाता है तो उसको हम पोडेग्रा कहते हैं। क्या होते हैं,
कहते हैं, तो पैर के अंगूठे के संबंध में अगर गठिया रोग हो जाता है तो उसको पोडेग्रा के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो गठिया रोग का कारण होता है, हमारे शरीर में रक्त में यूरिक अम्ल का स्तर जब बढ़ जाता है, आप इसे याद रखिएगा, हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जब यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड का स्तर जब बढ़ जाता है तब यह गठिया रोग का कारण बनता है। यह जो यूरिक अम्ल होता है क्रिस्टलों के रूप में यानी कि कणों के रूप में हमारे जोड़ों में, हमारे टेंडन में तथा जोड़ों के आसपास के ऊतकों में जाकर जमा हो जाता है तथा यह गठिया रोग का कारण बनता है। तथा यह जो गठिया रोग होता है यह राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी होती है, यानी इसको गठिया रोग को राजाओं की बीमारी या धनी लोगों की बीमारी भी कहा जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद मानव कंकाल का एक इम्पॉर्टेंट रोग है आर्थराइटिस, या इसको हम संधि शोथ भी कहते हैं। तो यह भी जोड़ों से संबंधित एक रोग है जिसमें हड्डियों के जोड़ों के स्थान पर सूजन हो जाती है तथा त्वचा लाल हो जाती है और अक्सर जोड़ों में दर्द होता है। तो यह भी आर्थराइटिस मानव कंकाल से संबंधित एक रोग है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रोग है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक बढ़ती उम्र से संबंधित यह एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनके टूटने की जो संभावना है बढ़ जाती है, यानी यह एक बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारी है। इस रोग में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और उनके टूटने की जो संभावना है काफ़ी बढ़ जाती है। इस रोग को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है, हड्डियों में प्रोटीन की जो मात्रा है और उसका प्रकार है असामान्य हो जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी है यह हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन की कमी, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तथा यह जो बीमारी है स्त्री और पुरुषों दोनों में 75 वर्ष की आयु के बाद होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने पूरे डिटेल में कंकाल तंत्र से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।